पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोग का पिछला जो यूनिट 1 और यूनिट 2 हुआ है, क्या उसमें कोई क्वेश्चन भी है किसी का? कुछ लोगों का जो सवाल था वो लोग बोले थे, डिस्कस हम लोग किया था, लेकिन ये पूछे थे कि अगर व्हाट्सएप पे किसी को कुछ पूछना हो पूछिएगा, तो कोई पूछा नहीं। और एग्जैक्टली सबका नंबर अलग अलग मेरे पास सेव नहीं है, इसकी वजह से ग्रुप में कौन है सबका नाम है, सिर्फ नंबर है, तो पता नहीं चल पाता है किसका क्या है। तो हम यूनिट 3 की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना? किसी को कंफ्यूजन है अगर यूनिट 1 में या यूनिट 2 में, तो अभी भी वही बात बोल रहे हैं कि आप लोग पूछ लीजिएगा, है ना? मैंने व्हाट्सएप पे अलग से मैसेज डाल करके कोई क्वेश्चन हो देन कर लीजिएगा। यूनिट 3 में चल रहे हैं हम, ठीक है? बढ़े आगे हम। यूनिट 3 में है हमारा, यूनिट 3 का नाम है अवेयरनेस फिजिकल, कि हम कैसे फिजिकली फिटनेस रहे, यानी भौतिक रूप से हमारा जो शरीर है वो हमारा साथ दे, हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाकलाप है, जितनी भी क्रियाविधि है, उन कामों को करने में हमारा शरीर पूरी तरह से हमारा साथ दे। हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारा काम है, हम सभी बात नहीं ला सकते हैं। कुछ खास बातों करेंगे यहाँ पर जो ज़रूरी है। तो सबसे पहले कि यूनिट 3 जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, अवेयरनेस अबाउट फिजिकल फिटनेस, का अर्थ क्या है? साधारण मायने में इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हम अपने शारीरिक बनावट को सही से जानें। जब तक हम अपनी शारीरिक बनावट को नहीं जानेंगे कि कौन सा पार्ट किस काम के लिए उत्तरदायी है, तो उस पार्ट से, उस ऑर्गन से उस तरह का ड्यूटी हम नहीं ले पाएंगे। और जब हम जानेंगे कि किस पार्ट का क्या काम है, किस ऑर्गन से कौन सा काम लिया जा सकता है ना, तो उस ऑर्गन से वो काम हम लेंगे। और अगर उस ऑर्गन से वो काम लेने में अक्षम है हम, है ना, तो इसका मतलब हमारी बॉडी जो है वो फिजिकली फिटनेस नहीं है। और सक्षम है हम, जो हम चाह रहे हैं शरीर से अपना यूज करना, अपना काम लेना, उस काम को कर पाने में सक्षम है, हम कर पा रहे हैं, देन इसका मतलब कि हमारी जो फिजिकल बनावट है, फिजिकल फिटनेस है, वो सही है। इसके कई अलग अलग पॉइंट्स को इसमें को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए, बी, सी, डी और ई में, जिसमें ए में बताया गया है कंसेप्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस का सिद्धांत क्या है, कैसे समझे फिजिकल फिटनेस को, क्या माने फिजिकल फिटनेस को, शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का अर्थ क्या समझा जाए। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब क्या होगा, हमारी फिटनेस का मतलब क्या होगा, हमारे शरीर की जो शक्ति है, जो उसका स्ट्रेंथ है, वो क्या होगा। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हम अपने शरीर को किस दिशा में, कब, कैसे, कितना मोड़ना चाहते हैं, किधर जाना चाहते हैं, किधर क्या करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, उस तरीके से हमारी बॉडी ग्रोथ कर पाई है कि नहीं। इसका जो कंपोनेंट्स है अलग अलग, है ना, उसका अलग अलग कंपोनेंट्स का मतलब, जैसे अब हाथ है तो हाथ में उंगलियां हैं, उसका तो अलग यूज है। पाँव में भी फिंगर है, पाँव की फिंगर का वो यूज तो नहीं जो हाथ की फिंगर का है, और हाथ की जो फिंगर है उसका यूज पाँव की फिंगर की तरह से नहीं है। फुटबॉल खेलने के लिए हाथ के फिंगर का इस्तेमाल तो है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल हाथ से कई गुना ज्यादा इस्तेमाल पाँव का है। बैडमिंटन खेल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पाँव से ज्यादा इस्तेमाल हाथ का है ना। जब क्रिकेट खेल रहे हैं तो सारे बॉडी के हर पार्ट्स का इस्तेमाल है, पूरे बॉडी के, पाँव, हाथ सबका इस्तेमाल है, आँख का भी इस्तेमाल है, हर चीज का इस्तेमाल है। इसी तरीके से जो घरेलू काम करते हैं, पूजा पाठ ही हो तब भी, या और भी दूसरे तरह के काम हो तब भी, हर काम को करने के लिए अलग अलग अंगों का सहारा लेना पड़ता है। कभी कोई चीज को उठा करके रखना है तो अलग तरीके से, कोई चीज को धक्का देना है तो अलग तरीके से, कार ड्राइव करनी है देन अलग तरीका है, बाइक चलानी है तो उसी हाथ का इस्तेमाल और पाँव का इस्तेमाल अलग तरीके से है। मतलब एक बात समझ में क्लियर आ जाती है कि हमारा जो शरीर है वो हर गतिविधि को एक रंग से नहीं करेगा, उसको अलग अलग काम को करने के लिए
अपनी ही जो ऑर्गेन्स हैं उनका अलग तरीके से इस्तेमाल भी करना है। क्या करेगा वो, कैसे करेगा, हर भाग का अलग अलग वो इस्तेमाल, और कर पाने में क्या दुविधा आएगी उसको, क्या इजीली कर पाएगा, ये सारा प्रश्न है। उसके बाद अपने बचाव के क्रम में भी, सेल्फ डिफेंस के क्रम में भी, सेल्फ डिफेंस का क्रम सिर्फ यही मतलब नहीं कोई हमको मारने के लिए चला आया अपना बचाव करेंगे हम। सेल्फ डिफेंस बहुत तरीके से हो सकता है। खुदा ना खास्ता आप कोई काम कर रहे हैं धोखेधारी, और कोई ऐसी चीज धोखे में खा गए जिसका आपको पता ही नहीं है, और वो जहरीली चीज है, पॉइजन फैलने लगा शरीर के अंदर, या कोई जानवर ही है, कोई सांप है, कोई कीड़ा मकोड़ा, वो काट लिया, तो कैसे करेंगे बचाव उस टाइम? छोड़ देंगे अपने हाल पर उसको कि बच गया तो ठीक है, नहीं बचे तो देखा जाएगा? ऐसा नहीं है। तो उस टाइम में हम अपना सेल्फ डिफेंस करेंगे तो क्या करेंगे? तो बहुत सारे सवाल हैं, दूसरे में जाएंगे, दूसरा टॉपिक है इसी में बी में, तो गेम्स के बारे में है, स्पोर्ट्स के बारे में, एथलीट्स के बारे में है, गेम्स, रिदम एक्टिविटीज है, जिम्नास्टिक्स है, इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ, ये सारा चीज़ है। इन सब पे हेल्थ कैसे इन सब को अफेक्ट करता है, और हेल्थ के सही होने से ये सारी चीज़ें कैसे काम आएंगी। तो सबको तो एक टॉपिक में बात हम कर नहीं सकते हैं। पहला चीज़ जो हमको लग रहा है, मेरे हिसाब से हम इसमें एक भाग दे रहे हैं, जैसा पहला ए है जिसमें कहा गया, इसके बाद फिर आगे योगा का प्रैक्टिस है, योगा है, उसके बाद क्रिया है, प्राणायाम है, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल का रोल क्या है स्पोर्ट्स के लिए, फैमिली का रोल क्या है हेल्थ के लिए, ब्लड बैंक क्या है, फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स, टूर्नामेंट्स, ये सब क्या होता है, लर्निंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सब क्या होता है, ये सब के बारे में बात होगी। लेकिन आज ही नहीं, आगे बात होगी। आज जो बात करेंगे हम, बेसिकली सबसे पहले समझना होगा फिजिकल फिटनेस। एक बात कम से कम सबको पता होगी कि फिजिकल फिटनेस होने का मतलब है कि निरोग हो जाओ। क्या अगर हम सिंपल कहें कि कोई भी आदमी फिजिकल फिटनेस के बारे में एक दो लाइन बोलो, जैसे चलो हम प्रतिभा से ही पूछते हैं कि प्रतिभा अपने हिसाब से, कोई डॉक्टर नहीं है प्रतिभा, ना इंजीनियर है, ना कोई बहुत बड़ा स्किल प्रोग्राम करके आई है, ना एनजीओ से जुड़ी हुई है। प्रतिभा ही नहीं, कोई भी जो भी इस ग्रुप में है, हम भी हैं, हम भी हर जगह से तो नहीं आए हुए हैं, मगर हमने अब तक की जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। कभी खुद को फीवर लगा होगा, कैसे बचाव किया, कभी फीवर ज्यादा हो गया होगा, 2 दिन 3 दिन बीमार पड़े रहे होंगे, फिर वही काम जो आम दिन में करते थे उसी काम को ड्यूरिंग जब बीमार रहे तो कैसे किया होगा, है ना। तो इस सब तरह का जो चीज है, इसका अफेक्ट, इसका प्रभाव हमारे शरीर पर कैसा रहा, उस ड्यूरेशन में हमने अपने खान पान में क्या बदलाव किया, या फिर खान पान में बदलाव से ही मेरा काम चल गया था सिर्फ, या दवा पे भी आधारित होना पड़ा, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे में सवाल ये है, पर्टिकुलरली कोई भी आदमी अपने बारे में सोच कर बता सकता है। अगर हम सवाल करते हैं कि चलो बताओ कि जब आपकी तबीयत चुस्त दुरुस्त नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत में कुछ कमी, कुछ गड़बड़ी पाई गई, उस हालत में यू जस्ट हैव टू रिकवर योर हेल्थ अर्लियर, पहले की तरह अपने जिस्मानी कुव्वत को, शारीरिक शक्ति को, शारीरिक प्रतिभा जो भी है आपकी, नाम वाली प्रतिभा की बात नहीं करें, शारीरिक प्रतिभा यानी आपके शरीर की जो है किसी काम को कर पाने की शक्ति है, वो कितनी आपका साथ दे पा रही है। तो अगर वो कई एक कामों को करने में पहले की तरह से टच नहीं मान रहा है, अपने आप को कमी मान रही है, इसका मतलब शरीर में कुछ रोग है, कुछ कमी है। तो आम बोलचाल की भाषा में अगर हम ये बोलें, आम बोलचाल की भाषा में अगर हम ये बोलें, शरीर से संबंधित एक सीधा सा सवाल करें कि फिजिकल फिटनेस का मतलब क्या है, बिना कोई परिभाषा, वो कुछ ऐसा तंत्र मंत्र क्या बोलेंगे, कौन सी परिभाषा, WHO क्या कहता है, हमारा जो आज तक का नॉलेज है वो क्या कहता है, इन जनरल आपका अपना स्वभाव, आपका अपना माइंड, आपका अपना मस्तिष्क, आपका अपना दिमाग क्या कहता है। जैसे कोटेशन अंग्रेजी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी साइंस तो नहीं है, अंग्रेजी में कहा जाता है अ साउंड बॉडी हैव अ साउंड माइंड, ए साउंड बॉडी हैव अ साउंड माइंड। एक अच्छे स्वस्थ शरीर में ही
स्वस्थ मस्तिष्क का मास होता है, मतलब वास होता है, रहती है। आपका अच्छा मेंटल बैलेंस कब बना रहेगा? जब आपका शरीर का बैलेंस भी बढ़िया होगा, अच्छा होगा। तो सीधा सवाल है मेरा, चर्चा इसी पर करेंगे हम लोग। पहला, आप में से जो जवाब देना चाहेगा दे सकता है। अब कोई नहीं दीजिएगा तो हम किसी का नाम बोलेंगे, वो जवाब दे, फिर जवाब दीजिएगा, फिर आप नहीं दिया फिर हम देंगे, ठीक है ना? सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं शरीर के फिटनेस होने का मतलब, शरीर के स्वस्थ होने का मतलब? ठीक है, शरीर आपका स्वस्थ है, फिटनेस है, इसको आप फिजिकल फिटनेस को किन अर्थों में आप मानते हैं अभी तक? बताइए, कोई भी आदमी, 2-4 लाइन में। हाँ बिल्कुल। थोड़ा जोर से बोलना, आवाज नहीं। राधा बोल रही हो ना? हाँ बोलो ना, फिजिकल फिटनेस का मतलब क्या है? स्वस्थ होना कैसे, मतलब स्वस्थ होना क्या होगा? शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब, अंशु बताइए क्या है? जूली? प्रतिभा? कुंदन? हाँ चलो प्रतिभा बोलो, चलो जूली बोलो, जिसको बोलना है जल्दी बोलो। शारीरिक रूप से स्वस्थ का मतलब, जिसको फिजिकल फिटनेस बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या समझे? अगर हम समझ रहे हैं इसको, ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि शरीर रोग मुक्त हो, कोई रोग का उसमें वास न हो, नहीं होगा। अगर रोग नहीं है तो फिटनेस तो होगा ही। क्या? चलिए, काम करेगा। चंदन बोल रहे हैं, चंदन ये बताइए, सपोज किसी के हाथ में चोट लग गई है, या किसी के हाथ में जख्म हो गया, या कोई जख्म नहीं है, उसको 2 बिढ़नी काट ली है। बिढ़नी गांव देहात के माहौल में जरूर जानते होंगे बिढ़ना क्या होता है। 2-3 बिढ़नी काट ली है या मधुमक्खी काट ली है, हाथ प्रॉपर्ली काम करेगा बिना बुखार के? बुखार नहीं है आपको, दर्द भी नहीं है हाथ में, लेकिन हाँ बिढ़नी काट ली है। अब आप हाथ का पूरा यूज कर पाइएगा? क्यों नहीं कर पा रहे? बुखार तो नहीं है, चोट भी नहीं आई है सब। गुड। जो बिढ़नी के अंदर जहर है उसको रेड एंट बोलते हैं, लाल चूटी वाला जहर है, जिसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। और जिसको कोबरा बोलते हैं हम, कोबरा के अंदर भी यही फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। मतलब जो बिढ़नी काटती है और जो चूटी काटती है लाल रंग की, आपको आए दिन काटती रहती होगी, कभी कभी, कभी चीनी के डब्बे पे लग गई, तो कभी आम के आसपास, वो चीटी काट लेती है। वो फॉर्मिक एसिड है, जहर है, काफी खतरनाक है। और वो यही वही जहर है जो कोबरा के पास होता है, किंग कोबरा के पास होता है, जिसके बारे में कुछ दिन पहले हम बोले थे कि उसका सर्वे है कि 60% ऑफ द पीपल दैट हैव बीन बिटन बाय द किंग कोबरा हैव बीन डेड। वो मारे जा चुके हैं, मर जाते हैं, 60% मर जाते हैं लोग। ये एक जनरल सा रेशियो है। इतना खतरनाक है फॉर्मिक एसिड, लेकिन फिर वो चूटी हमको हमेशा काटती है, कुछ नहीं होता है, बिकॉज उसका क्वांटिटी बहुत कम होता है। और कोबरा एक बार में ज्यादा क्वांटिटी हमारे बॉडी को दे देता है। एक हाथी तक को मारने में वो कुछ मिनट या 1 घंटा ले लेगा, इनफ है, उससे ज्यादा नहीं। तो कितना खतरनाक हो सकता है वो जहर, आप समझ सकते हैं। और वो जहर हमारे पास चूटियों के पास है, बिढ़नी के पास है, जो आए दिन हमारे आसपास होता है। तो उतना जहरीला कोई जहर है। ठीक है, क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी कम है तभी तो बच गए हम, है ना? ज्यादा होता तो बचते ही नहीं, मर जाते। तो वो अलग सी बात है कि हम बच गए।
लेकिन उस पॉइजन का असर है जिसकी वजह से हम हाथ का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर के शायद हम इस जगह पे आते हैं कि अगर हमको ये पता हो जाए कि रोगों से मुक्त कैसे होंगे, जैसे वो जहर है, तो कोई ऐसा चीज जो विषैला पदार्थ है उसका सेवन हम नहीं करें, या सही चीजों का सेवन हम करें जिससे स्वास्थ्य हमारा बढ़ेगा उसका सेवन हम करें, या ऐसी चीजें जिससे कि फिटनेस हमारा अफेक्टेड होगा या हमारी सेहत डैमेज हो जाएगी, वो रोग कोई भी रोग हो, सर्दी हो, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, मामूली हो या गैर मामूली हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी रोग हो, रोग से अगर हम दूर हैं तो इसका मतलब हम फिजिकल फिटनेस के काफी करीब है ना। अगर हम रोग से दूर हैं तो फिजिकल फिटनेस के काफी करीब है, और अगर पूरी तरह से दूर हैं तो शायद हम पूरी तरह से फिजिकल फिटनेस है ना। क्या ऐसा है ना? अब हम आगे बात करते हैं कि अगर रोग से मुक्त होंगे, तो रोग तो बहुत तरह का होता है, तो हम कुछ रोगों की बात करेंगे। जैसे कि आमतौर पे उस रोग की बात करें जो सांस लेने में प्रॉब्लम आती है हमको। आजकल ये बहुत अच्छा टॉपिक है, एक तरह से अच्छा नहीं है, मतलब रिलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि आज कोरोना या फंगस या और भी कई अलग बीमारियां जिसमें खास तौर पे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिल रही है, लापरवाही डॉक्टर्स की हो, मैनेजमेंट की हो, सरकार की हो, आम व्यक्ति की खुद अपनी हो, इसके पीछे हमको नहीं जाना है। इफेक्ट की बात करेंगे। रिजल्ट यह है कि ऑक्सीजन की दिक्कत, तो ऑक्सीजन की दिक्कत है तो मतलब सांस लेने की दिक्कत है, ये बड़ी दिक्कत है, इसके बिना हम नहीं जी सकते। तो ऐसा क्यों होता है, किस वजह से, वो जानेंगे हम। दूसरा है कि अगर हम या आप जो लोग जुड़े हुए हैं, ऊपर वाले का बहुत 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 करम है कि हम में से किसी को अभी सांस लेने की दिक्कत नहीं है, आगे भी ना हो। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिसके साथ हम बहुत सारा काम करते रहते हैं, जैसे पाचन संबंधी, हमारा पाचन तंत्र सही नहीं होता है कई लोगों का, तो बाकी काम हम करते रहते हैं, हो सकता है ऑनलाइन क्लास करते रहें आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पाचन जब बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाएगा तो हो सकता है कॉलेज का क्लास आप नहीं कर पाइए, लेकिन हाँ ऑनलाइन क्लास तो चलेगा ही, चल सकता है। तो पाचन, लेकिन पाचन जरूरी चीज है, अगर पाचन गड़बड़ है तो उससे बहुत इफेक्ट होगा। और है कि उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र, उसमें किसी तरह का रोग है अगर, तो वो भी। कुछ लोगों के साथ है कि माइंड का ग्रोथ नहीं होता है, फिजिकली एज बढ़ता जा रहा है, शरीर बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसका दिमाग बड़ा नहीं हो रहा है, सोच बड़ी नहीं हो पा रही है, मेंटल बैलेंस बना हुआ नहीं है वो। तो उसके अलावा एक वैसा रोग जिसकी बात हम अभी जरूर करेंगे, कि जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कांट बी सीन विद अवर आईज, जिसको हम सिर्फ प्लेन आईज से नहीं देख सकते, खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, तो उनसे होने वाला जो प्रॉब्लम है, जैसे आज कोरोना है या फंगस है, ऐसी बीमारियां, तो बहुत सारे ऐसे भी रोग हैं जो बैक्टीरिया से, कवक से, शैवाल से, फंगस से होते रहते हैं, इनसे बचना ये सब जरूरी है। और एक और चीज है एलर्जी। आदमी को जब एलर्जी हो और उसको समझ में आ जाए कि कुछ एलर्जी है, तो शायद उसका जल्दी इलाज वो कर लेगा। लेकिन अक्सर ये सब बीमारी बढ़ क्यों जाती है, क्योंकि एलर्जी होता है हमें और हमको पता चल नहीं पाता या हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो होती है वो सब ठीक नहीं होती है। तो कोशिश करेंगे हम इस तरह की चीजों पे हम पहले बात कर सकें, ठीक है? क्या ऐसे चलना ठीक रहेगा या कोई और तरीका है? तो आप में से कोई बताइए, हम वैसे ही चलेंगे। हम जो बोल रहे हैं इस तरीके से चलते हैं, ठीक रहेगा? हम समझते हैं इन चीजों को पहले, है ना, कि जो ये सब प्रॉब्लम होती है, इस प्रॉब्लम के पीछे का वजह क्या होता है। इन प्रॉब्लम को समझने के लिए हम इसको थोड़ा क्लासिफाइड किया इस तरीके से कि समझ सके हम, ठीक है, कि किस तरह की प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है। अगर ये चीज हमारे लिए आसान हो जाता है कि प्रॉब्लम्स को समझ सके हम, सारी प्रॉब्लम्स को, कि प्रॉब्लम किस तरह की है, अगर प्रॉब्लम का टाइप समझ में आएगा, जो भी कोई प्रॉब्लम है अगर उसका टाइप आप समझेंगे, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इसका उपचार भी आप समझेंगे, इसका उपचार करना भी हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। तो हम बात करते हैं श्वसन, यानी सांस लेने से संबंधित जो बात है वो।
ठीक है, अगर आपको लगे कि कोई चीज़ नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, अगर छोटा मोटा है तो बाकी हम भेज देंगे, देख लीजिएगा, यूट्यूब पर भी रहेगा अपलोड, उसमें चेक कर लीजिएगा। श्वसन संबंधी अगर हम बात करें, श्वसन सांस लेने की क्रिया को बोलते हैं, पता है ना सबको। तो एक बॉडी के अंदर एक पार्ट्स होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं श्वसनी शोथ, ब्रोंचिटिस। ये क्या होता है, जिसको सूजन भी कहा जाता है कई बार। एक तरह का सूजन है जो आपके श्वसन का जो मार्ग है उसके बीच होने लगता है। श्वसन के लिए श्वसन की नली होती है, उससे हम ये काम करते हैं, सांस लेने की क्रिया को करते हैं। तो क्या होता है, स्वरोमुक्त ग्रंथि एक ग्रंथि है, ठीक है, जो बॉडी के अंदर है, हमारे इंसान की बात हम कर रहे हैं, स्वरोमुक्त ग्रंथि, जिसको गॉबलेट कोशिका भी बोला जाता है। वैसे ये बायोलॉजी का ज़्यादा टर्म है, इसलिए थोड़ा मेरी दूरी है उससे, मेरा मैथमेटिक्स एज अ पेपर है, फिर भी जो नाम है वो नाम को तो नाम ही बोलेंगे ना। तो स्वरोम्यूकस ग्रंथि है, उसमें क्या होता है कि कभी कभी इसकी वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसका ज़्यादा विकास हो जाता है शरीर के अंदर, जिससे गाढ़ा हरा पीला रंग का आपको बलगम निकलने लगता है। बलगम यहाँ से निकलने लगता है ना। बलगम समझते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, नाक जाम हो जाती है, पूरा सर दर्द होने लगता है, उसको कई बार लोग अर्ध कपारी कहते हैं कि आधा पूरा लगता है फटा जा रहा है, आधा हिस्सा, और काफ़ी खतरनाक हो जाता है वो। पूरा जो सर दर्द है उससे ज़्यादा खतरनाक आधा सर दर्द होता है ना। तो उसमें क्या होता है कि गाढ़ा हरा पीला रंग का बलगम भी आने लगता है, खांसी लगातार आती है। ये सब इसका लक्षण है, इसकी पहचान है, किसका, श्वसनी शोथ का। जब उसमें किसी तरह का यानी श्वसन संबंधी रोग है, तो ये मूल रूप से संक्रमण का सूचक है। अगर ऐसा कभी हो रहा है तो माइंड में एक मैसेज ले लीजिए आप, बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा जुकाम, थकावट सा फील हो रहा है और बलगम बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, तो ये सूचक है कि आपको संक्रमण हुआ है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, श्लेष्मा, मतलब म्यूकस बोलते हैं उसको, अंग्रेजी वर्ड है म्यूकस, MUCOUS, म्यूकस। तो इसका स्त्राव बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिसको हिंदी में कहते हैं श्लेष्मा। ऐसा कई वजह से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सब लोग, जैसे हम लोग को भी कभी कभी होता है, लेकिन आई एम नॉट अ स्मोकिंग पर्सन, हम कभी सिगरेट वगैरह या ऐसा कोई चीज़ आज तक नहीं लिया है, लेकिन अक्सर ये चीज़ होता है उनको, ज़्यादातर जो सिगरेट वगैरह ज़्यादा लेने वाले हैं, सिगरेट पीने वाले, धूम्रपान, ठीक है ना, इस सब तरह की चीज़। इसलिए कि उसमें क्या होता है कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो श्वसन की प्रक्रिया में बाहर आता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका मतलब प्रदूषण आपके अंदर चला जाता है, जाहिर सी बात है। इसका उपचार यही हो सकता है कि आप धुआं या रसायन या प्रदूषण, ऐसा जो भी चीज़ है उससे बच के रहें। अगर ऐसे किसी चीज़ का सेवन कर रहे हैं तो अब ना करें, अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो थोड़ा कर दें, एक बार तो बंद नहीं हो पाएगा जो आदत लगा है, तो धीरे धीरे कंट्रोल करें, ठीक है। इसका उपचार कीजिए, यानी इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं वो खाते हैं। बायोटिक इसलिए कि बायो, एंटीबायोटिक बोलने का मतलब प्रतिजैविक बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। ये क्या करता है, बहुत ऐसी दवाएं हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसके उपयोग से क्या होता है कि आपको फौरन थोड़ा आराम मिल जाता है। तो फौरन आराम मिलने का मतलब क्या है कि अब वो एक्टिविटी में कमी आ जाती है, बार बार खांसी, बार बार जुकाम, बार बार इस तरीके से आना, थकावट का बढ़ना, ये कम जाता है। इम्यूनिटी को आप बढ़ाने की तरफ ध्यान दीजिए, वैसे खान पान पे ध्यान दीजिए, एंड यू हैव टू डू कंट्रोल इट। तो एक तो ये होता है। दूसरा होता है दम्मा, एक बीमारी का नाम सुना होगा, क्या सुना है ना। तो दम्मा जो बीमारी है, इसकी पहचान श्वसनिका में की जाती है। मतलब श्वसनिका का मतलब श्वसन से जुड़ी हुई नलिका, श्वसन से जुड़ी हुई, ये श्वसन वाली जो नली यहीं से गुजरती है, दिख रहा है, तो श्वसन से जुड़ी नली यहाँ से गुजरती है जिससे हम सांस लेते हैं, तो उससे संबंधित है। इसमें एक भित्ति पाई जाती है। भित्ति को समझने के लिए समझ लो, सिर्फ हम बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं, एक तरह का झिल्ली है,
मतलब जैसे मकड़ी का जाल देखा है ना, तो उस टाइप की झिल्ली होती है जो इसके बीच पाई जाती है, और उसमें संकुचन होने लगता है। इसकी वजह से ऐसा होता है। ये जितना ज़्यादा संकुचित होगी तो संवेदनशीलता अपनी बढ़ती चली जाएगी, खांसी और तेज होता जाएगा, तेज गति में जो श्वसन लेंगे वो होने लगेगा, और कई बार तो उल्टी सांस चलने लगती है, बड़े खतरनाक स्टेज आ जाता है। तो उससे बचाव करना जरूरी है। ऐसे में क्या होता है कि ये एलर्जी रोग है। एलर्जी का मतलब एलर्जी हो रहा है, कुछ ऐसी चीज है जो आपके बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसको ले रहे हैं, इसका मतलब। तो अगर ऐसा कोई चीज ले रहे हैं तो आप बंद कर दीजिए। हाँ, अब उससे लड़ने का टाइम नहीं है, उससे बचने का टाइम आएगा। ठीक है ना? उससे बचाव कीजिए, अपने आप को सेव कीजिए। इसके बाद है एनफाइसीमा होती है। एनफाइसीमा किसको बोलते हैं? तो ये भी श्वसन के अंदर एक तरह का फैलाव होता है। किस चीज का? संक्रमण का फैलाव। और ये फैलाव किस तरह का होता है कि सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी। ठीक है? तो अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो ये अभी तो मान लीजिए कि चलिए मामूली चीज़ है, लेकिन बहुत कुछ आगे इससे असर हो सकता है। तो उससे बचना ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर ध्यान देना होगा, उससे बचाव करना होगा। तो मतलब इस सब तरह का जो प्रॉब्लम है इसको दूर करना पड़ेगा। पहला यही था प्रॉब्लम। ठीक है? कई बार क्या होता है, अलग तरह का प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं विनोद। कहाँ से विनोद? अभी जुड़ रहा हो। कई अलग तरह का प्रॉब्लम भी इसके अंदर आ जाता है, जिसको हम जैसे एक मान लीजिए क्षय रोग। क्षय रोग किसको बोलते हैं? जो एक संक्रमण से होने वाला है और माइक्रोबैक्टीरियल होता है। माइक्रोबैक्टीरियल होता है, ये जीवाणु से होता है। और इसमें क्या होता है, ये जो रोग है आपको, जिसको हम क्षय रोग बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है कि मुंह से थूकते समय, ठीक है, या चूमने के टाइम, जैसे अक्सर लोग क्या होता है छोटे बच्चों को किस करते हैं, बड़े आदमी को है, अगर वो होंठ से ही किस कर रहा है बच्चे को, तो जो उसका लार्वा है, लार्वा, लार्वा समझ रहे हैं आप लोग? तो लार्वा तो पूरे में लगेगा, जबान तक ही नहीं रहेगा, जीभ तक ही नहीं रहेगा, होंठ पे भी आएगा। आप इसको टच कर रहे हैं, जब टच कर रहे हैं, छोटा बच्चा है, उसमें बहुत तेजी में इसका ग्रो हो जाएगा, बहुत तेजी में, फास्ट। क्योंकि उसका स्ट्रेंथ भी कम है बच्चे का, तेजी में आ जाएगा। बड़े आदमी में भी इस चीज का होना होता है, लेकिन आमतौर पे अगर इसलिए ऐसा मना किया जाता है कि चलो भाई किस करना तो छोटे बच्चों वाली बात है। लेकिन अगर इन जनरल पब्लिक प्लेस पर बहुत सारे आदमी की आदत होती है, कहीं जा रहे हैं थूक दिया, क्लास में बैठे हैं वहीं थूक दिया, मार्केट में खड़े हैं सब्जी ले रहे हैं तरकारी ले रहे हैं वहीं पे थूक दिया, तो ये बड़ी घटिया आदत है, अच्छा नहीं लगता है। और एक सोसाइटी के अंदर, अच्छी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है, तो मेंटेन करना चाहिए। बहुत लोगों में ये आदत कॉमन है, होती है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी वजह से आपको बार बार थूक आ रहा है, बार बार लार्वा आपके जबान के अंदर बन रहा है, बार बार मुंह के अंदर बन रहा है, तो कुछ ऐसे चीज का इस्तेमाल कीजिए, जैसे मास्क वगैरह पहनते हैं, या कुछ दवा का इस्तेमाल कीजिए। कुछ भी हो, कुछ भी हो, डॉक्टर से मिलिए। लेकिन कम से कम अगर फिर भी आपको थूक फेंकने की जरूरत पड़ती है, तो एक जहाँ पे आप रेसिडेंशियल इलाका है, लोग रहते हैं, आना जाना होता है, कॉमन प्लेस है, क्लास है, लाइब्रेरी है, ऐसी जगह है, तो वहां पर तो कम से कम इस तरह की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि फिर वो क्या होगा, दूसरे जगह एक्सप्लोर कर जाएगा। ठीक है? तो इसका बचाव करना होगा। इसके बाद है इन्फ्लुएंजा। ये तो बहुत कॉमन है, सब जान रहे हैं इन्फ्लुएंजा ये क्या होता है। ये वायरस का इन्फेक्शन है, विषाणु से होता है। इसको बहुत साधारण शब्द में, बोलचाल की भाषा में फ्लू बोला जाता है, एफएलयू फ्लू। इसमें भी क्या होता है कि आपको जब बहुत तेज हो जाएगा, फ्लू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, तो बुखार आएगी। फ्लू की कॉमन पहचान है, कोई भी फ्लू हो, कोरोना ही क्यों नहीं हो, सब में बुखार आता है, देखा होगा। तो बुखार आएगा, बुखार आएगा तो इम्यूनिटी को डैमेज करेगा, कमजोरी आएगी बॉडी बॉडी के अंदर। उल्टी उल्टी अगर साथ साथ हो गई तो पानी भी डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। तो कम से कम ऐसा कोई भी सिचुएशन बनता है, किसी भी तरह का इन्फ्लुएंजा हो, है ना, तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें।
और इम्यूनिटी को मेंटेन रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ुकाम में भी आमतौर पर ऐसा ही होता है, ठीक है, कि श्लेष्मा जो होता है उसमें उसके गले में मतलब सूजन जैसा बनने लगता है और अचानक से लगता है सूखने लगा कुछ, पानी की कमी, और लग रहा है जैसे कि पूरा सूखा जा रहा है, वाटर है ही नहीं, वाटर यार बिल्कुल खाली हो चुका है ना। और कभी कभी महसूस होता है सांस लेने में दिक्कत हो रहा है और अचानक से आपको खांसी तेज होने लगती है। तो ये सब कॉमन चीज़ है। ये बहुत खतरनाक तो नहीं है लेकिन खतरनाक है। अगर ये काफ़ी हाई लेवल तक चला जाएगा, कई बार क्या होता है कि हाइपोक्सिया होने का डर हो जाता है। व्हाट डज इट मीन द हाइपोक्सिया? बताइए, कोई आदमी हाइपोक्सिया का नाम सुना? जनरल हम जुकाम की बात कर रहे हैं, सर्दी जुकाम की, तो हाइपोक्सिया का नाम सुना होगा। क्या होता है हाइपोक्सिया? आपको बताएंगे। इसका बायोलॉजी है। किसका बायोलॉजी है इसमें से कोई भी आदमी जो इंटर में बायोलॉजी से पढ़े हो? कोई नहीं? पंकज, चंदन, सुकांत, जूली, आपका बायोलॉजी है? चंदन का नहीं है? जूली, प्रतिभा, प्रतिभा 81, प्रतिभा 34, तुम्हारा मैथ है। बायो किसी का नहीं है पूरे ग्रुप में? चलो खैर, चलो नहीं है, कोई बात नहीं। तो क्या होता है, हाइपोक्सिया भी एक स्टेज आती है इसमें। हाइपोक्सिया क्या होता है, खतरनाक स्टेज है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है, ऑक्सीजन कमने लगती है, और ऑक्सीजन का कमना बहुत खतरनाक हो सकता है, ठीक है। इसी को हाइपोक्सिया बोलते हैं हम। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा काफी तेजी में घटने लगती है अगर, तो शरीर में क्या होता है कि आरबीसी का उत्पादन क्या होता है, बढ़ जाता है। और आरबीसी का उत्पादन बढ़ेगा अगर, तो उससे क्या होगा कि जो सांस लेने की दर है वो बहुत तेज हो जाती है, तेज सांस चलने लगती है। और तेज सांस चलने लगती है तो क्या होता है कि बॉडी आपकी स्थिर नहीं रह जाती है, अस्थिर हो जाती है। तो ये खतरनाक हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ये हम बात किया अगर श्वसन से जुड़ी हुई, तब बोल रहे थे। अगर इसी में हम बात करते हैं पाचन से संबंधित, किससे? पाचन। पाचन वर्ड क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा क्या होता है। जो कुछ हमने खाया पिया उसको कितना पचाया, और अगर पचा पा रहे ठीक ठाक तब तो ठीक है, और अगर नहीं पचा पा रहे ठीक ठाक तो तब तो गड़बड़ है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, पाचन तंत्र की बात करते हैं। पाचन तंत्र से जो आमतौर पर प्रॉब्लम्स आ जाती है वो कैसे होता है या किसकी वजह से होती है। जैसे कि पाचन से संबंधित कुछ रोग की बात कर लेते हैं, ठीक है। पाचन से संबंधित कुछ रोग की बात कर लेते हैं, जैसे पीलिया, जॉन्डिस इसको बोलते हैं, सुना होगा। फिर उल्टी, वोमिटिंग, ये भी पाचन से संबंधित है। डायरिया बोलते हैं, डायरिया सुनने में बड़ा भयानक लगता है और उसी का हिंदी करते तो लगता है आसान चीज है। डायरिया का हिंदी क्या होता है मालूम है? दस्त, यानी लूज। लूज मोशन में क्या होता है कि पानी आपका डिहाइड्रेटेड होता चला जाता है, डायरिया हो जाता है, यानी पानी की कमी हो रही है। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, इसमें क्या होता है कि बाहर आना ही बंद हो जाता है, जो चीज अंदर ही पैक है ना। लगता है कि फिक्स डिपॉजिट है वैसे कर दिया है, खाना खाओ बाहर कुछ मत लाओ, अंदर डिपॉजिट करते जाओ। तो वही बड़ी गड़बड़ चीज होती है कई बार। अनपच, यानी कुछ पचे नहीं, जो खाइए पच कुछ भी नहीं रहा है। डायबिटीज जानते हैं, मधुमेह, ये भी आपको पाचन से संबंधित है। हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, ये इंसुलिन से जुड़ा हुआ है। इंसुलिन, उसका स्त्राव बहुत तेजी में होता है, इसकी वजह से होता है। बवासीर है, बवासीर होता है मतलब इन द वे ऑफ टूल्स, जो टूल्स यानी टॉयलेट्स वगैरह का जो रास्ता है बॉडी के पार्ट्स में, वो एक तरह से जाम होने लगता है। तो अगर आप उस पर प्रेशर डालेंगे तब जा करके वही टॉयलेट या बाथरूम, जो भी वॉशरूम जाते हैं, तो वो आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन साथ में ब्लीडिंग होने लगेगा, खून गिरने लगेगा, तो
मेन चीज़ क्या है कि वो कहीं और कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको बहुत आराम से रिकवर कर लेंगे, लेकिन वो जगह ऐसी है कि वो वहाँ पे अगर जनरली आप किसी को दिखा नहीं सकते हैं, हर फिजिसिस्ट को। अगर किसी लेडी के साथ है तो वो लेडी डॉक्टर को ही जाए दिखा सकती है, जेंट्स के साथ है देन वो भी किसी जेंट्स को ही दिखा सकता है, सिंपल सी बात है। और वैसे कोई किसी को नहीं दिखा सकता, वो ऐसा रोग हो जाता है। तो इसलिए ये खतरनाक हो जाता है, क्योंकि आप कई बार इसको छिपाने लगते हैं, आम तौर पे लोग छिपाने लगते हैं, और ये इसका जो रफ्तार है तेजी में बढ़ने लगता है, मतलब ब्लीडिंग और फास्ट होने लगता है, कहीं ना कहीं ब्लीडिंग भी निकल रही है, तेजी के साथ बॉडी से निकलता चला जा रहा है, और उस रेशो में ब्लीडिंग जिस जिस तेजी में हो रहा है आपका ब्लड बन नहीं रहा है, तो दिक्कत हो जाती है। और लीवर से जुड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम यकृत सिरोसिस बोलते हैं, वो है। और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि पेचिस है, ठीक है, हैजा है, निमोनिया है, क्या बोले ये सब, और भी कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है जो संबंधित है। ऐसे में अब डिपेंड करता है कि किसी को अगर पाचन में प्रॉब्लम है तो क्या वो उसको हल्की प्रॉब्लम मान के चल सकता है, या किसी भी झोला छाप डॉक्टर से कोई दवा लेके खा लेगा। अक्सर लोग करते हैं, दवा खाने में चले गए बाहर से और कुछ नहीं, हमको ऐसा हो रहा है, वो दवा दे देता है। तो इसमें गड़बड़ वही होती है कि अगर नॉर्मल स्टेज में है तब तो ठीक भी हो जाता है, लेकिन स्टेज अगर बढ़ चुका है, गड़बड़ा चुका है, हालत गंभीर हो चुकी है, तो ऐसा करना अनुचित है, सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ब्लड, आरबीसी या ब्लीडिंग होना, खून का जाना, तेजी में निकलना बॉडी से और घटते चले जाना, उसका बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। सारी एक्टिविटी ब्लड पे ही डिपेंड करती है, चाहे वो प्लेटलेट हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो आरबीसी हो। इसके बिना तो बॉडी का कोई काम होने वाला है ही नहीं। तो अगर हम वहां पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब हम बहुत बड़ी नादानी कर रहे हैं, है ना। तो इसके बारे में सोचना जरूरी होगा, और अगर नहीं सोचते हैं तो ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। किसी को कोई सवाल है तो पहले बोलो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। असल आज मेरा मोबाइल पता नहीं क्या है, डिस्चार्ज है सुबह से। ठीक है, किसी को कोई अगर क्वेश्चन है तो कर सकते हो, 2 मिनट। हम थोड़ा इसको बात कर ही रहे हैं, कंटिन्यू क्लास में है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम चार्ज में लगा करके क्लास ले लें, ठीक है। सो डैट हम इसको अपनी जगह को थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे, कोई बात नहीं है ऐसा, ठीक है। तो आप में से अगर किसी को और कोई क्वेश्चन करना है अगर, तो पहले क्वेश्चन कर सकते हैं इससे संबंधित, जो बात अभी हम बताए आपको, ठीक है। हाँ। डायबिटीज में क्या होता है? डायबिटीज तो बहुत पुराना नाम है, सुना हुआ नाम होगा, सब लोग जान रहे होंगे। डायबिटीज तो चीनी का रोग है ना। जी जी, डायबिटीज वही है, मधुमेह वही है ना। एक ही चीनी का नाम है, इंसुलिन की कमी हो जाती है। कौन बोला? जूली। चलो अब हम बात करते हैं, जैसे हमने एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले हमने बात किया कि पीलिया, पीलिया जॉन्डिस है, पता है ना। इसमें क्या होता है कि यकृत जो होता है प्रभावित हो जाता है हमारा, और इसकी वजह से क्या होता है कि त्वचा, यानी जो स्किन है हमारे बॉडी की, है ना, त्वचा पूरा, और आँख, आँख, ठीक है, उसमें पित्त वर्ण जमा होने लगता है, पित्त वर्ण जमा होने लगता है। और वर्णक, वर्ण से बना वर्ड है, वर्णक क्या बोलते हैं? वर्ण क, वर्णक, वर्ण माने होता है रंग, अब वर्णक जुड़ा हुआ है। और पीली जब बात हम बोल रहे हैं, पीली, पीला वर्ड उसमें भी आता है। आपकी आंख पीली पीली दिखने लगेगी, स्किन पे अफेक्ट पीला होने लगेगा, लगेगा जैसे खून कम हो रहा है। और खून के कमने पर आपके बॉडी के अंदर, चमड़ी के अंदर जो नाली है वो पीलापन में बदल रहा है। और ये पीलापन बढ़ने का मतलब है कि जितना लेवल, जिस रेशियो में पीला
हिस्सा बॉडी का आपका बनता जा रहा है, उसी तेजी के साथ आपके जो ब्लड है उसमें कमी आ रही है, तो बड़ा खतरनाक होता है। ये पीले रंग का दिखाई देने लगता है आपका पूरा हाथ शरीर। अब पीला बिल्कुल कलर पीला जो होता है वैसा तो नहीं हो जाएगा, लेकिन आपको पिलौधा पिलौधा फील होने लगेगा कि बॉडी का जो इफेक्ट है वो पीलापन आ गया है पूरे बॉडी के अंदर। आँख वगैरह तो बिल्कुल क्लियर पीला दिखने लगेगी आँख, है ना। बॉडी के अंदर तो पीलापन एकदम साफ पता चलेगा, आँख के अंदर ये होने लगता है। तो ये खतरनाक स्टेज होती है। अगर नॉर्मल स्टेज में हुआ है तो इसको बहुत इजीली हम रिकवर कर लेते हैं, आसानी से दूर कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। लेकिन अगर ये कुछ ज़्यादा हो गया है तो इतना रेशियो में तेज़ी के साथ पानी का जो ये है घटना लगेगा कि उसको कंट्रोल कर पाना किसी के बस की बात नहीं होता। कई बार तो मौत हो जाती है जी। इसके बाद हम बात करें उल्टी की, वोमिटिंग जिसको बोलते हैं, वोमिट करना। ये भी सब कोई जान रहा होगा वोमिट क्या होता है, उल्टी क्या होता है। जो हमने खाया पिया है मुंह से निकाल भी देते हैं, मुंह से ही, है ना, उलट देते हैं। उल्टी क्यों बोला गया है, उल्टा, उल्टी मतलब उल्टा। उल्टा क्या होगा, अगर हम कहेंगे आप दाएं जा रहे हैं, उल्टा चलो, कहाँ जाइएगा फिर, बाएं जाइएगा। हम बाएं तो नहीं बोले हैं, लेकिन हम बाएं बोले थे। ठीक है, जिधर से आए उधर ही लौट जाओ, है कि नहीं। तो जब आपने यहाँ से खाना खाया, उल्टा का मतलब खाना फिर यहीं से बाहर आया, उलट जाता है। इसको याद रखने के लिए बोल रहे हैं ताकि ध्यान में रहे, भूलिएगा नहीं। तो ऐसा क्या होता है कि जो कुछ भी हमने खाया किसके लिए खाया था, आमाशय में जाएगा, बॉडी के अंदर, वहां जाके खाने का पाचन होगा, पचेगा, है ना। और पच करके वो क्या होगा, ब्लड में कन्वर्जन होगा, श्वास क्रिया आसानी से होगी, और बाकी बॉडी में ना फिर दिखेगा। बहुत तरह का काम हम उस एनर्जी के रिलीज होने के बाद हम कर पाएंगे। लेकिन खाना मेरा उल्टा चला आया, तो आमाशय में जितना संग्रहित पदार्थ था, जो कुछ भी जमा था, उसको चाहिए था वो पच जाता, एनर्जी में रिलीज हो जाता, और बॉडी को वो कुछ काम करने की शक्ति दे देता। अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने क्या किया, मुंह से बाहर आ गया और जितना कुछ अंदर था सबको बाहर डाल दिया है। इसमें एक पार्ट है हमारे माइंड का, वो डैमेज होने लगता है, या उसमें गड़बड़ी आने लगती है, या वो उल्टा ऑर्डर देता है, डिसऑर्डर। आपको पता होगा कि हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी, तो बाय द ऑर्डर ऑफ आवर माइंड, हमारा दिमाग हमको ऑर्डर देगा तभी हम वो काम करते हैं, है कि नहीं। हर काम के लिए अभी हम बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कौन कर रहा है हमको, माइंड कर रहा है। और माइंड इंस्ट्रक्शन देना बंद कर देगा तो डेफिनेटली हम भी काम करना बंद कर देंगे। then everything depends upon your mind, mental balance. What is the order given by your mind that you have to do, perform it. वही आपको करना है जो आपके माइंड ने ऑर्डर दिया है आपको। तो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, ये क्या होता है, मस्तिष्क के अंदर होने वाली प्रतिक्रिया को दिखाता है। मतलब जो काम जैसे हो रहा था उसके उलट करने की गतिविधि को बताता है। इसमें क्या होता है, स्थिति उल्टी केंद्र से नियंत्रित होती है। उल्टी से पहले बेचैनी होने लगता है और आपको लगता है कि अब हमको वोमिट हो जाएगा। आपको पता चलता है जी मतलाने लगता है। जी मतलाने लगने का मतलब आपका, आप अगर बात कर रहे थे या कुछ सीरियल देख रहे हैं या टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं या कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपके मेरा माइंड अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, आई एम नॉट एबल जस्ट टू डू द जॉब। इस काम को करने में हम परफेक्टली फील नहीं कर पा रहे हैं, और देन आफ्टर यू क्या, आप क्या करते हैं, आप उस काम को छोड़ देते हैं, है ना। इसके पीछे का रीजन वही होता है कि आप मेंटली अपने आप को स्वस्थ उस वक्त नहीं पाते हो, इसलिए ऐसा होता है। दस्त जब होता है, इसमें क्या होता है, विषाणु से होता है या कई बार जीवाणु से भी होता है, दोनों से होता है। डायरिया जो होता है विषाणु से भी होता है और जीवाणु से भी होता है। पता है विषाणु के फैलने का रास्ता हम बोले थे पहले, पानी से, हवा से, सबसे है। तो पानी की वजह से ऐसा होता है डायरिया कई एक बार, ठीक है। कई बार बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, कुछ खाने में ऐसी चीज खा लिया उसकी वजह से भी होता है। तो क्या होता है इसके कारण,
मल में जल की कमी होने लगती है। जो आपका मल-मूत्र है, मल-मूत्र समझ रहे हैं ना? अंदर जो स्टॉक जमा होता है, खाने-पीने के बाद, पाचन होने के बाद, जो खाना पच गया वो तो ठीक है, और पच जाने के बाद जो ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट था दैट नॉट टू बी यूटिलाइज्ड। आप घर में खाना बनाते हैं, सब नहीं बनाते होंगे, सब भी बनाते होंगे मे बी, खास तौर पे जो गर्ल्स हैं, चाहे जूली हो, है ना? राधा हो, प्रतिभा हो, दूसरी प्रतिभा हो, एंड बाकी जो अंशु हो, पंकज वगैरह हो सकता है, चंदन वगैरह भी हो सकता है, शिवकांत वगैरह भी हो सकता है। अगर लॉज में रहते हो तो बनाते हो, फिलहाल अभी तो घर पे होगे, अभी नहीं बनाते हो, लेकिन जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के टाइम हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? और खाना को जिस तरीके से गलाने के लिए, पचाने के लिए, मतलब गलाने के लिए क्या करते हैं, अंदर गर्मी चाहिए। तो जब हमारे अंदर भी कोई चीज़ आता है, तो उसका पाचन भी क्या होता है, गर्मी पर होता है, बॉडी के अंदर। उसमें आग तो नहीं पहुँचाएँगे ना हम अंदर में, तो खाना पच जाता है। लेकिन जो नहीं पचता है, वो अनपचा प्रोडक्ट होता है, तो उसको पचने के लिए नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास 2-2 आँत होती है, हमारे बॉडी के अंदर 2-2 आँत होती है। एक छोटी आँत है, एक बड़ी आँत है, जिसको हम इंटेस्टाइन बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन। क्या? इतना तो पता होगा ही। तो आम तौर पे क्या होता है, आम तौर पे क्या यही होता ही है सब जगह, पहले छोटी आँच से ये काम होता है, छोटी आँच उस काम को कर देती है। एंड 99% ऑफ द total food product, food stuff that we have to utilize in our body, stamina, that have to be dissolved in it. क्या होता है कि 99% खाना पच जाता है, सिर्फ छोटी इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन इज इनफ टू डू द जॉब, काम करने में सक्षम है। बट कई बार क्या होता है, कोई ऐसा चीज़ है जो काफ़ी कड़ा है, हार्ड है, तो वो नहीं पच पाता है उसमें। देन उसके लिए क्या है, उसके लिए ये होता है कि बड़ी आँत है, वो पचा ही देगी उसको, एकदम पचा देगी। और तब जो चीज़ नहीं पचेगा वो नहीं पचने वाला, नहीं पचने वाला वो। अब जैसे मान लो मीट खाते हो अगर आप, या फिश खाते हो, फिश में काँटा होता है। कई फिश ऐसी होती है जिसको हम समूचा खा लेते हैं। कोई ऐसा भी है जो फिश इसमें नहीं खाया कभी? पूरी तरह से नहीं खाने वाला फिश? बिल्कुल नहीं खाता, कभी नहीं। कभी नहीं, कभी खाया भी नहीं। और तो आप नहीं समझे। अच्छा, और कोई? और कोई जो कभी नहीं खाया हो? चलो बाकी सब लोग खाए। तुम भी नहीं कभी खाए हो प्रतिभा? फिश कभी नहीं खाया, ज़िंदगी में नहीं खाया? फिश, मछली खाती हो ना? तो मछली 2 तरह की होती है। एक वो मछली होती है जो छोटी होती है, बहुत छोटी, जिसका काँटा हम नहीं निकालते, काँटा समेत खा जाते हैं। खाया है ना छोटी मछली? और एक बड़ी मछली होती है, उसका काँटा निकाल कर के ही खाते हैं। पता है? ये तो पता होगा। तो इसका मतलब उस काँटे को पचाने की शक्ति तो है मेरे अंदर, तभी खाए हैं, नहीं तो नहीं खाते। लेकिन बड़ा वाला काँटा उसको नहीं पचा सकते थे, तभी उसको निकाल रहे हैं। तो जिस तरह बड़ा वाला काँटा नहीं निकाला जा मतलब नहीं पच सकता है, निकालना ही पड़ेगा। इसी तरीके से मटन खाया होगा तो मटन मटन में हड्डी को चबा सकते हैं, बट हड्डी को खाते नहीं हैं, है ना? तो वो जो नहीं पचने वाला है, जिसको निकालना पड़ता है, जिसको निकालते ही हैं हम, फेंकते हैं हम, क्यों? क्योंकि वो पचेगा नहीं। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट मेरे बॉडी के अंदर गया है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसको हम पचा नहीं सकेंगे एंड जिसको निकालना ही पड़ेगा। तो जब हम उसको निकाल देते हैं, पच नहीं सकता है, निकालना ही पड़ेगा, है ना? अनपचा प्रोडक्ट है वो। तो वो जो अनपच प्रोडक्ट होता है, जिसको निकालना ही पड़ेगा, वो इसी तरीके से जैसे मछली का एग्ज़ाम्पल हमने लिया कि हमारे अंदर होता है ना? तो वो अनपच के ज़रिए नहीं होगा। अगर अनपच वाली बात करें वो अलग चीज़ है। अनपच का मतलब जिसको पचना था वो भी नहीं पचा है। मिसाल के तौर पर रोटी था, तो रोटी को जब हम च्यूइंग करते हैं, अंदर दाँत से च्यू करते हैं, चबाते हैं मतलब। चबाने के बाद, बाइटिंग करने के बाद वो छोटा-छोटा टुकड़ा बनता है, पीसेस हो जाता है, देन जस्ट इट इज़ मिक्स्ड विथ योर सलिवा। इट इज़ जस्ट मिक्स्ड विथ योर सलिवा। आपके मुँह के अंदर थूक है या लार्वा है, उसमें मिक्स होता है ये। एंड आफ्टर मिक्सिंग इट विथ योर लार्वा, आपके थूक के साथ मिल जा करके जस्ट इट हैव बीन चेंज्ड
इट्स फॉर्म इनटू लिक्विड। ये जो रोटी है या चावल है ये अपना रूप बदल लेता है और लिक्विड हो जाता है। एंड देन वी टेक इट फ्रॉम अवर फूड, इसको फूड पाइप से हम ले लेते हैं अंदर की तरफ। शिवानी अभी जुड़ी हो, कहाँ थी इस वक्त तक? अब तक जोर नहीं हो रहा था। अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है, तुम्हारे यहाँ का नेटवर्क गड़बड़ है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कहाँ पर थे हम लोग अभी? हाँ, तो वो क्या होता है कि फूड पाइप से अंदर चला जाता है। ऐसा नहीं है कि वो सॉलिड फॉर्म में ही अंदर चला जाएगा, तो उसका अंदर जाना, तो अगर इतना प्रोसेस के बाद जाता है तब वो पाचन होता है। बाय द वे, किसी के पास अगर इस तरह का प्रॉब्लम है कि वो उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उस तरह के प्रोडक्ट को भी जस्टिफाई नहीं कर पाए, तो उसका मतलब है उसका जो नेचुरली एक बॉडी का जो स्टेमिना है वो उसके हिसाब से अनफिट है। दैट मीन्स वहाँ पे अनपच होगा। नहीं तो जनरली क्या होगा, पचना है, जो जो ऐसा प्रोडक्ट है जो नहीं पचेगा वो तो ऑलरेडी उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है ना? वो आपका चला जाएगा डस्टबिन में एक तरह से। बॉडी के अंदर भी डस्टबिन है, वहाँ चला जाता है एक तरह से। वो आपको लेकिन जब अनपच वाला बात करेंगे, अगर अनपच वाली बात करेंगे, तो वो पदार्थ है जिसको पचना था खाद्य पदार्थ में, वो पदार्थ। ये मछली के कांटा की बात हम नहीं कर रहे, या मटन का वो हड्डी की बात नहीं कर रहे हैं कि वो पचा कि नहीं पचा। ये हम मटन की मीट की बात कर रहे हैं, और मछली के मछली वाले मीट वाले पार्ट की बात हम कर रहे हैं। उसको तो पचना चाहिए था, रोटी को तो पचना चाहिए था, चावल को पचना था, वो भी नहीं पचा है। देन इसका मतलब कि उसके अंदर जो अनपच हो रहा है या इनडाइजेशन हो रहा है। तो इस अनडाइजेशन के पीछे का रीजन क्या होगा? इस अनडाइजेशन के पीछे का रीजन होगा कि एंजाइम एंजाइम जो बॉडी के अंदर है उसमें कमी है, ठीक है? खाद्य विषाक्तता जिसको फूड पॉइजन बोलते हैं वो है, और या फिर एक्सेस मसालादार भोजन है वो आप यूज कर रहे हैं, इन सब वजह से होता है। और अगर वैसा एक्सेस मसालेदार कोई भोजन है तो अगर पच भी गया ना तब भी प्रॉब्लम देगा वो। पचने को भले पचा लीजिए आप, एक तो होता है कि पचा ही नहीं तब तो दिक्कत देगा, एक है कि आपने पचा भी लिया है लेकिन पचा लेने के बावजूद भी दिक्कत इसमें होने वाली है, क्योंकि आपने मसालेदार एक्सेस खाया है, वो फैटी हो जाएगा, एक्सेस फैट देगा। दिस इज नॉट फिट फॉर योर बॉडी। बात मधुमेह की कर रहे हैं, इसको डायबिटीज बोलते हैं। अभी आपने मुझसे सवाल किया मधुमेह डायबिटीज, देखिए मधुमेह हिंदी नाम है, डायबिटीज इंग्लिश नेम है। इसको भी समझ लीजिए, इसको चीनी की बीमारी लोग आमतौर पर बोलता है। अक्सर लोग कहते हैं चीनी हो गया, सुना है ना? अक्सर लोग कहता है चीनी हो गया, आपको सुना होगा ये वर्ड। क्या ये उनका बोलना सही है? प्रतिभा तुम बताओ, चीनी हो गया बोलना सही है? अगर कोई बोलता है कि चीनी हो गया तो बोलना सही है या गलत है? शिवानी तुम बताओ, बहुत बात ना है, तुम ही बताओ। किसी को अगर हम बोलते हैं चीनी हो गया, या कोई आदमी बोलता है हमको चीनी हो गया है, क्या उसका ये बोलना लॉजिकल है? कोई जवाब नहीं आ रहा है। कोई बोलेंगे पंकज चंदन दादा। हमने कहा कि कोई अगर कहता है कि हमको चीनी हो गया है ना, मधुमेह हो गया है या डायबिटीज हो गई है, कितना सही बोल रहा है वो? सही बोल रहा है, लॉजिकल बोल रहा है, गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है। प्रतिभा जस्टिफाई कर रही है। अरे प्रतिभा तुम क्या जस्टिफाई कर रहे हो? नहीं करो जस्टिफाई, गलत है। और पंकज आप बोलिए क्या बोल रहे हैं? गुड। गलत है। मतलब पंकज एक मिनट, पंकज एक मिनट, गलत है, क्यों गलत है? देखिए अब है क्या, राधा कुछ बोल रही है, चलो सुनिए आप बोल दे रहे हैं, चलिए। चीनी क्या है, सबके पास है, कोई ऐसा आदमी है ही नहीं उसके पास चीनी नहीं है। प्रतिभा के पास भी 34 उसके पास भी है, प्रतिभा 81 उसके पास भी है, जूली के पास भी है,
शिवानी के पास है, पंकज, चंदन, राधा एंड जो भी है, अंशु आपके पास है, मेरे पास है, आपके प्रिंसिपल सर के पास है, जितने लोग हैं सबके पास है। चीनी तो सबके पास है, बट देयर क्वांटिटी इज फिक्स्ड, इज लिमिटेड इन योर बॉडी। बॉडी, हाँ, उसकी क्वांटिटी फिक्स है, लिमिट में है। जब वो एक्सीड कर जाती है ना बहुत ज्यादा, देन इट इज द सिचुएशन, इट इज नॉट फिट फॉर योर बॉडी, जो आपके बॉडी के लिए फिट नहीं है। चूंकि चीनी अगर नहीं होगा तब तो और बड़ा दिक्कत है, तो बॉडी कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन को, प्रचार कर रहे थे वो, अभी भी आता होगा, अभी नहीं देख रहे, अब गर्मी है तो अब आएगा प्रचार। तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा ग्लूकोज डी जैसा, देखा है ना? ग्लूकोज क्या है? चीनी है। तो अगर आप थकावट में हैं या गर्मी से आते हैं, थके थके हैं, तो सबसे पहले आप ग्लूकोज का घोल पीते हैं, ताकि फौरी तौर पे आपको ताकत आ जाए तुरंत। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि वो तुरंत में एनर्जी रिकवर्ड करता है। इसीलिए होता क्या है कि चीनी तो है हमारी बॉडी में, लेकिन उसकी क्वांटिटी को हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। क्वांटिटी अगर सही नहीं है तो क्वांटिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। कमना भी ठीक नहीं है और बढ़ना भी ठीक नहीं है। उसकी क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो अगर वो कम जा रहा है अगर, तो दिक्कत, तब ज़्यादा दिक्कत। अगर बढ़ जा रहा है तब भी दिक्कत है। तो बढ़ने में क्या है कि उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए हम अपने खान पान में बदलाव लाते हैं। तो सब तरह की चीज़ को ज़्यादा नहीं खाएंगे जिसमें चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कंट्रोल से खाएंगे हम। जैसे आजकल आम का सीज़न है, ये बड़ा ख़तरनाक है उन लोगों के लिए, वैसे लोगों के लिए, चीनी वाले पेशेंट के लिए, उनको आम कंट्रोल से खाना पड़ेगा। और कंट्रोल से नहीं खाएंगे तो ये आम का सीज़न उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उनके पूरे बॉडी में तरह तरह का जख्म निकलेगा और जिससे उनको तरह तरह का पेन होगा, है ना? ये सब चीज़ है, तो कंट्रोलिंग ही इसका इलाज है। ठीक है, अब बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। ये क्या होता है कि इसका एक डेटा भी हम बता दें, मधुमेह के बारे में दिया हुआ है कि 5% ऑफ द टोटल भारत के अंदर जो आबादी है हमारी, भारत की जो आबादी है, इंडिया की जो आबादी है, इंडिया में इंडिया की आबादी का 5%, ठीक है, ये इससे अफेक्टेड है, मतलब डायबिटीज से अफेक्टेड है। मतलब वैसे तो सबको होगा, 100% को है ये, लेकिन जिसका ज़्यादा इफेक्ट उनको मिल रहा है, जिससे बॉडी अफेक्टेड है उनकी, वो 5%। ठीक है, चलो ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। ये क्या होता है? ये इंसुलिन की वजह से होता है। इंसुलिन में क्या होता है? इंसुलिन का स्त्राव या अति स्त्राव बोलेंगे, बहुत ज़्यादा स्त्राव होने लगता है बहुत तेज़ी में। स्त्राव बहुत सारी चीज़ों का होता है और इसमें हम बात करेंगे अगले दिन, जब इसमें डिस्कस हम करेंगे इसके बारे में। इसमें क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम जाती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, जस्ट जस्ट गिव योर माइंड देयर, बोल रहे तो इस बात पे ध्यान देना, फोकस करना। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम जाना। ग्लूकोज क्या है? एक मिनट इसको सोच के देखो। पानी, हम तुमको समझाने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल वे में, ध्यान देना थोड़ा सा। एक सादा पानी, एक नमक पानी और एक चीनी पानी। आवाज सब तक जा रही है ना? एक सादा पानी, एक नमक पानी और एक चीनी पानी का घोल बनाओ। तीनों देखने में कोई अलग लगेगा क्या? पता कर सकते हैं किसमें चीनी मिला है, किसमें नमक मिला है और किसमें कुछ नहीं मिला है? सबका कलर तो एक ही होगा ना, या कुछ अलग भी लगेगा? यस जूली, क्या डिफरेंस आएगा? नमक पानी और पानी में फर्क होगा, या नमक पानी और चीनी पानी में फर्क होगा, या चीनी पानी में ही? गुड, लेकिन गाढ़ापन किसमें होगा? गाढ़ा पानी किसका होगा? चीनी वाला पानी गाढ़ा होगा। गुड, हम यही कहना चाह रहे थे। सिंपल सी बात है, अगर
चीनी पानी को गाढ़ा बना सकती है। तो पूरे बॉडी के अंदर खून फैला हुआ है, पूरे बॉडी के अंदर 70 से 80% वाटर है हमारी बॉडी में, सबको पता है इतना। अवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ द 70 to 80% ऑफ द वाटर लेवल, है ना। 70 से 80% तक पानी हमारे बॉडी के अंदर है। खून भी हमारे बॉडी के हर पार्ट्स में है, ब्लड हर हिस्से में है, ठीक है ना, हर जगह है। तो अगर ब्लड के अंदर चीनी की मात्रा कमी, क्या बोला जा रहा है, इंसुलिन सॉरी हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में, कि इंसुलिन का रक्त ज़्यादा होगा, बढ़ने लगेगा, स्त्राव होने लगेगा ज़्यादा, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी किसमें, ब्लड में। यानी कौन सा ब्लड, WBC नहीं, RBC, रेड ब्लड सेल में। हमारा जो रेड ब्लड सेल है जो फ्लो हो रहा है पूरे बॉडी के अंदर, उसमें जो गाढ़ापन है वो कम जाएगा, एकदम पतला हो जाएगा, ठीक है, पतला हो जाएगा, ज्यादा पतला हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया नामक एक रोग होता है वो बोलेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें जनन क्षमता या दृष्टि क्षमता प्रभावित होती है। दो तरह की क्षमता इसमें अफेक्टेड होती है। जनन क्षमता सबको जान रहे होंगे, है ना, जनन क्षमता, रिप्रोडक्टिविटी, उसकी जो क्षमता है उस पर अफेक्शन होता है इसकी वजह से, क्योंकि न्यू बेबी बॉर्न जो भी होगा उसके बारे में बात करेंगे आगे। अभी सिर्फ हम उसके बारे में एक पॉइंट देख लेते हैं, इसको आगे डिस्कस जब हम करेंगे नेक्स्ट डे तो डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग इस तरह पढ़ के रहिएगा, ठीक है ना, बात समझ रहे हो मेरी। तो जनन क्षमता मतलब रिप्रोडक्टिविटी, ये इंसान का, बाकी और जितने भी जानवर हैं सबका बहुत बड़ा गुण है कि वो अपने जैसे अन्य जीवों की उत्पत्ति इस दुनिया में करके जाते हैं अपने बाद के लिए। बिकॉज अगर वो नहीं करेंगे तो उनका वंश खत्म हो जाएगा, ठीक है, दे विल बी ओनली अलोन नाइदर आफ्टर हिम, इसके बाद कोई होगा नहीं। तो उनको अपने जैसी जाति को आगे प्रोड्यूस करना है, बढ़ाना है, पैदा करके जाना है। तो ये जनन क्षमता है, प्रजनन क्षमता इसको बोला जाता है। जनन क्षमता जो होती है वो अफेक्टेड हो जाती है, क्योंकि जो न्यू बेबी बॉर्न है उसमें ब्लड से ही बनता है, वो ब्लड से वो बनेगा। अगर ब्लड इसका कमजोर है तो इसका असर बच्चा मतलब ये नहीं बोल रहा कि जनन क्षमता खत्म हो जाएगी, जनन क्षमता पे अफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, मतलब बच्चा तो होगा बट दे विल बी अफेक्टेड, उसमें बहुत तरह की कमी होगी, खून से ही उसका विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो उसका जो विकास जितना होना चाहिए शायद वो नहीं हो पाएगा, है ना, उतना विकास नहीं हो पाएगा। दूसरी बात क्या है कि दृष्टि क्षमता, देखने की क्षमता जो हमारी है, दृष्टि क्षमता वो भी प्रभावित होती है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है इसमें, आगे जब हम करेंगे तो जनन क्षमता की बात आगे करेंगे बाद में, फिलहाल यहाँ पे इतना ही बात करना है इसके बारे में। बवासीर की बात कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं हेमोराइड, हेमोराइड बोलते हैं अंग्रेजी में, बवासीर, हाँ पाइल्स भी बोलते हैं, सही बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम पहले ही बता दिए कि जो वे है, टूल्स का रास्ता है वो डैमेज हो जाता है, उससे ब्लीडिंग होने लगती है कई बार, तो काफ़ी इसमें खून डैमेज होने लगता है, बॉडी से रिसाव ज़्यादा होने लगता है, और पूरे बॉडी का जो एक टेम्परामेंट है, इम्यूनिटी है, बैलेंस बना हुआ है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो अच्छी हालत नहीं है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इस दशा में जो मलाशय है उसकी शिराएँ अव्यवस्थित हो जाती हैं, मतलब मलाशय की शिराएँ, वही चीज़ को खंड हिंदी में बोला जा रहा है, इसको हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं, एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं होगा लेकिन समझ में आ जाएगा। द वे फ्रॉम वेयर सोल्स इज आउट गोइंग, इधर से आपका शौच बाहर की तरफ जाता है, दैट वे विल बी डैमेज, और यहाँ पे क्या होता है, खून का रिसाव होने लगता है, तो बहुत ही तकलीफ हालत हो जाएगी इसमें, इसका ध्यान देना चाहिए, बड़ी खतरनाक चीज़ है ये। कभी कभी हालांकि बहुत कम रेशियो है मरने का, इन सब चीज़ों से बहुत कम ही मरता है, लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता है कि जब एक्सेस भी हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है, देन आदमी अपनी इम्यूनिटी खो देता है, ताकत खो देता है, रिकवर नहीं कर पाता है ज़्यादा बढ़ जाने के स्टेज में जा करके, एंड देन दे हैव नो इम्यूनिटी लाइक ही हैव अर्लियर, जितना उसको पहले इम्यूनिटी बर्दाश्त करने का था वो नहीं रह जाता है, तो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, देन हैव टू डाई, उसको मरना पड़ जाता है। हालांकि कम है लेकिन होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं,
उसके बाद है लीवर, लीवर से संबंधित इसको यकृत बोलते हैं, ठीक है ना। लीवर सिरोसिस, ये क्या होता है, लीवर से जुड़ा हुआ है, प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, लीवर का जो बाहरी आवरण है, ठीक है, वो काफी कठोर हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। और मनुष्य में जो ये बीमारी है वो आमतौर पर हेपेटाइटिस बी की वजह से होता है, हेपेटाइटिस बी की वजह से, या कई बार हेपेटाइटिस सी की वजह से भी ऐसा होता है। अब बात है कि हेपेटाइटिस बी क्या है या हेपेटाइटिस सी क्या है। वो वायरस की वजह से होता है, ये दोनों जो रोग की बात किया वायरस की वजह से होता है। वायरस के कंट्रोल में आप आ जाते हैं, वो आप पे कंट्रोलिंग करने लगता है देन। और ये वायरस किसकी वजह से आ जाता है हमारे अंदर, ड्यू टू एक्सेस ऑफ वाइन। कोई ऐसा लोग हैं जो शराब बहुत ज्यादा पीने लगते हैं, बहुत सारे, इसके कारण ऐसा होने लगता है उसको। इससे मुक्ति पाने का एकमात्र इलाज एक ही है, वो क्या है, सीधा सा एक इलाज है जो बहुत खतरनाक होता है, लीवर ट्रांसप्लांट। मतलब लीवर हटा के दूसरा लीवर लगाया जाए, दूसरा लीवर बदला जाएगा। तो आसान नहीं है, हर आदमी के बस का ये रोग नहीं है कि वो इसका इलाज करा ले, तो इसीलिए इससे बचना ही सबसे अच्छा उपाय है ना। उसके बाद और कई बीमारी है, पेचिस है, जुड़वा है, ऐसा है, ये सभी संक्रामक रोग है जो पाचन तंत्र को आई थिंक डैमेज करते हैं। आज हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। और करेंगे क्या कि आपको हम जो जो टॉपिक बोले हैं वो, और इसके बाद जो टॉपिक करेंगे वो आज वाली वीडियो में हम डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा। इसमें ये भी हम बोल देंगे कि आगे वाला कौन कौन सा टॉपिक होना है, वो बोल देंगे हम अगला क्लास के लिए, फाइनल क्लास के लिए नहीं, अगला इसके बाद वाला जो क्लास है उसके लिए। तो आप ये कीजिएगा कि उस अगले क्लास के पहले उसको देख लीजिएगा। थैंक यू जूली, थैंक यू टू ऑल, ठीक है ना। तो आप कम से कम उस टॉपिक को देख के रखिएगा, ताकि जब नेक्स्ट क्लास करें हम तो कुछ कुछ जवाब देते रहिए आप लोग। जवाब देने से क्या होता है, लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, ऐसे भी समझ में आ रहा होगा, बट हमको भी लगता है कि आपको समझ में आ रहा है ना। तो चलो आप लोग घर में रहिए, कहीं नहीं निकलिए, इधर उधर आना जाना बंद कीजिए, क्योंकि अब स्टेज बहुत ज़्यादा भयावह तो नहीं है पहले की तरह से, लेकिन इतनी आसान भी रास्ता नहीं हो चुका है अभी कि आप बिल्कुल आराम से निकले। तो घर में रहे, स्टे एट होम, बी सेफ, ठीक है, बी इन योर फैमिली मेंबर्स, विद योर फैमिली मेंबर्स, एंड जस्ट एंजॉय, ओके। तो घर में रहे, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इसके साथ ही हम आज की क्लास यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर देंगे, फिर आप लोग को सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, बनाइए।